पंचम श्रेणी में, पांचवी श्रेणी जो है योजना में, उसमें बालिका जो कक्षा में प्रवेश लेती है उसको 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। छठी श्रेणी जो बालिका कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण करके किसी स्नातक या ऐसे डिप्लोमा कोर्स जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक है उसमें प्रवेश लेती है तो उसको एक मुश्त 7,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब अगर बालिका ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, उसके बाद उसने स्नातक का कोर्स यानी बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह के किसी कोर्स में प्रवेश लिया है तो प्रवेश लेने के साल ही उसको 7,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद उसने आईटीआई या कोई ऐसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया है जिसकी अवधि 2 साल या उससे ज्यादा है तो उसको 7,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि जितनी धनराशि है ये वन टाइम एक मुश्त या एक बार ही मिलने वाली है। इस योजना की प्रकृति ऐसी नहीं है कि उसमें लाभार्थी को बार बार कोई लाभ मिले। हर बार जो 6 श्रेणी में वो आवेदन करेंगे तो उनको एक बार उसका लाभ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बालिका को पूरे उसके 18 वर्ष की आयु होने तक 6 चरण में कुल 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। पूर्व में धनराशि 6 चरणों में 15,000 रुपए की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में 1 अप्रैल 2024 के बाद जिन भी लाभार्थियों का आवेदन पत्र स्वीकृत होगा उन्हें कुल 25,000 रुपए की धनराशि अर्थात 6 श्रेणियों में 25,000 की धनराशि जिसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की उसके अनुरूप उन्हें ये लाभ दिया जाएगा। ये सारा लाभ जो है उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। बैक आ जाए। हाँ, यहाँ पे स्टॉप किया था। ये स्लाइड वैसे आगे होनी चाहिए थी। हाँ, अब अगर आप देखें कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी हुई हैं कि योजना की ये योजना में जो धनराशि स्थानांतरण है वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पद्धति उपयोग करते किया जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि पैसा सीधे बेनिफिशियरी के बैंक खाते में जाता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूरी प्रक्रिया आवेदन करने से लेके और उसको धनराशि उसके अंतरण तक सारी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कोई टारगेट सेट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस योजना का। इस योजना का टारगेट अगर माने तो सार्वभौमिक आच्छादन है। सार्वभौमिक आच्छादन से तात्पर्य यह है कि जितनी भी बच्चियां इस योजना में पात्र हैं उन सबको लाभ दिया जाएगा। सामान्यतः कई बार स्कीम्स में जनपद के लक्ष्य तय होते हैं, उसी लक्ष्य तक ही हम लोग लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इस योजना में लक्ष्य की कोई सीमा नहीं है। जितने भी लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा कर सकते हैं उन सभी को इसमें लाभ दिया जा सकता है। इसलिए आप लोग जब भी इसमें फॉर्म भरवाने का प्रयास करें तो आप जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन सबको इसमें एनरोल करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी प्रक्रिया क्या है, जैसे फॉर्म भर गया तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसे ही फॉर्म भरा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र ऑनलाइन ही चला जाता है। जो खंड विकास अधिकारी हैं उनके लॉगिन पे, खंड विकास अधिकारी के लॉगिन पे जो फॉर्म जाता है तो वो अपने जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी हैं, उसके माध्यम से उसका भौतिक सत्यापन करा लेते हैं। भौतिक सत्यापन पात्रता की जो शर्तें अभी हम लोगों ने चर्चा करी उनके आधार पे होता है। जो लाभार्थी का आवेदन पत्र पात्रता शर्तों के आधार पर सत्यापन में पात्र मिलता है
उन आवेदन पत्रों को खंड विकास अधिकारी द्वारा जनपद के लॉगिन पर अग्रसारित कर दिया जाता है। साथ ही जो आवेदन पत्र पात्रता शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, उनका आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। जो खंड विकास अधिकारी आवेदन पत्र को जनपद में अग्रसारित करते हैं, उन सभी आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को है। उस समिति के समक्ष सारे अग्रसारित आवेदन पत्र रखे जाते हैं और समिति की संस्तुति के उपरांत भुगतान के लिए वो आवेदन पत्र निदेशालय महिला कल्याण को अग्रसारित कर दिए जाते हैं। जो भुगतान की कार्रवाई होती है वो निदेशालय महिला कल्याण के स्तर से ही होती है और जो पीएफएमएस की प्रणाली का प्रयोग सारी स्कीमों में एक पारदर्शी माध्यम से धनराशि के अंतरण के लिए किया जाता है, उसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए योजना के अंतर्गत जो अनुबंध धनराशि है वो लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जाती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्रों के लिए भी होती है। शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी के लॉगिन पे जाते हैं। उप जिलाधिकारी जो है अपने अधीनस्थ स्टाफ के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं। जो पात्र आवेदन पत्र हैं उन्हें भुगतान स्वीकृति के लिए जनपद अग्रसारित कर दिया जाता है। अपात्र आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन निरस्त कर दिए जाते हैं। सिमिलरली जो जनपद की जो समिति है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित, उनके समक्ष रखे जाते हैं और उसके बाद उसी प्रकार से उसमें भुगतान की कार्रवाई होती है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये आवेदन पत्र के बारे में हमने अभी चर्चा करी। तो ये उसका प्रोसेस फ्लो है, कैसे वो आवेदन पत्र जो है वो भरे जाने हैं। नेक्स्ट, तो इससे पहले कि हम लोग डिटेल में चर्चा करें कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हैं, उसके क्या क्या स्टेप हैं, उसके पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो शासनादेश प्रमुख सचिव महोदया के स्तर से जारी किया गया है उसमें ये भी व्यवस्था है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जो भी आवेदन पत्र भरे जाएंगे उनमें से जो पात्र आवेदन पत्र होंगे उनके लिए प्रति आवेदन पत्र 50 रुपए की धनराशि संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रदान की जाएगी। तो एक इंसेंटिव की व्यवस्था इसमें की गई है, इसलिए की गई इंसेंटिव की व्यवस्था ताकि ज्यादा से ज्यादा आवेदन पत्र इसमें भरवाए जा सके। तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होंगी जो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण ये है कि आप ऐसे लोगों का फॉर्म भरवाएं जो योजना के अंतर्गत पात्र हैं, क्योंकि जो इंसेंटिव मिलेगा, जो प्रोत्साहन की धनराशि मिलेगी वो उन्हीं आवेदन पत्र के सापेक्ष मिलेगी जिन वो पात्र होंगे। तो यदि अपात्र व्यक्ति का आवेदन पत्र आप भरवाते हैं या ऐसे व्यक्ति का आवेदन पत्र भरवाते हैं जो बाद में सत्यापन में खंड विकास अधिकारी या उप जिलाधिकारी के सत्यापन में अपात्र आ जाते हैं, तो उस आवेदन के सापेक्ष आपको प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जब भी आप आवेदन पत्र भरवाएं तो जो योजना की पात्रता शर्तें हैं उसके बारे में एक बार उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर लें कि क्या सही ये व्यक्ति ये आवेदक पात्र है या नहीं है, और जो व्यक्ति आपको पात्र लगता है उन्हीं के आवेदन पत्र आप भरवाएं। तो पात्रता शर्तें जैसे हमने बात करी थी, तो एक तो सामान्य पात्रता शर्तें थी जैसे उसका विदेश का निवासी होना, परिवार की आय 3 लाख से कम होना, परिवार में दुखी बच्चों का होना, ये तो सामान्य पात्रता की शर्तें हैं, ये उसको पूर्ण करनी चाहिए। साथ ही हर श्रेणी को, जैसे आपने देखा, हर श्रेणी की अपनी पात्रता शर्तें हैं। जैसे श्रेणी 1 की पात्रता शर्त की बात करें तो बालिका का जन्म हुआ होना चाहिए। जब बालिका का जन्म होगा तभी वो उसकी पात्र होगी। अगर श्रेणी 2 की बात करें तो उसके लिए पात्रता शर्त यह है कि उसका 1 साल के सारे टीकाकरण पूर्ण हो जाने चाहिए। अगर उसके टीकाकरण पूर्ण नहीं है तो बालिका पात्र नहीं होगी।
श्रेणी 3 ने ये दिया है कि कक्षा 1 में प्रवेश होना चाहिए बालिका का। जब बालिका का प्रवेश कक्षा 1 में नहीं हुआ है तो वो मान लीजिए कक्षा 2 में कोई छात्रा है, पिछले वर्ष वो रही कक्षा 1 में, अभी कोई कक्षा 2 में है तो वो बालिका पात्र नहीं होगी। इसी तरह श्रेणी 4 की बात करें तो कक्षा 6 में प्रवेश में वो पात्र होती है। अगर बालिका कक्षा 4 में है या कक्षा 7 में है तो वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होगी उस वर्ष जिस वर्ष उसने कक्षा 5 को पास करके 6 में प्रवेश ले लिया है, उसी वर्ष वो इस योजना में पात्र होगी। तो ये एक चीज महत्वपूर्ण है कि पात्रता शर्त वो जिस वर्ष में पूर्ण करती है उसी वर्ष में उसको लाभ मिलेगा। कहने का आशय ये है कि अगर मान लीजिए वो श्रेणी 3 में कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तो जिस साल उसका कक्षा 1 में प्रवेश होता है उस पूरे वित्तीय वर्ष में ही वो पात्र है, उसका आवेदन उसी वित्तीय वर्ष में हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 चल रहा है जो कि 1 अप्रैल 24 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 25 तक चलेगा। इस वित्तीय वर्ष में जो भी प्रवेश लेगी उसका आवेदन पत्र इसी वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च 2025 तक भर दिया जाना चाहिए। 31 मार्च 2025 के बाद उस बालिका का आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकता है। ये संभव है कि आवेदन पत्र आपने 31 मार्च को भर दिया या 30 मार्च को भर दिया, उसका सत्यापन होकर उसको लाभ मिल जाएगा अगले साल भी, लेकिन उसका आवेदन पत्र इसी वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे जो इंसेंटिव या प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जाएगा उसके लिए सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अभी तक लाभार्थी द्वारा स्वयं फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन ये कर दिया गया कि जो फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने प्रयास से भरवाएगी उससे उस बात के बारे में जानकारी मिल जाएगी, पूछा जाएगा कि क्या ये फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भरवाया जा रहा है। उस जगह पे आपको हमेशा हाँ पे टिक करना है। जैसे ही आप हाँ पे टिक करेंगे तो आपको प्रश्न उस पेश कर सकते हैं। तो देखिए बहनों, अब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आगे की जो आगे वीडियो है उसको आगे दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा नई वीडियो बनेगी आपके लिए।